तो अब हम लोग हैश टेबल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले हम हैश टेबल्स के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। वाई वी नीड हैश टेबल्स। सो सबसे पहले आपको एक्चुअली हम पहले भी डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर चुके हैं। तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जिसमें इंसर्शन, डिलीशन, सर्च एंड अपडेट, ये जो 4 ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उनको हम डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। नाउ ये जो डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं ये डायनेमिक सेट्स होते हैं, क्योंकि इंसर्शन डिलीशन इसमें हो रहा है, अपडेशन हो रहा है, तो कंटेंट्स बदलते रहते हैं इनके, है ना। तो ये डायनेमिक डेटा जो डायनेमिक सेट्स हैं या ये कहिए आपकी डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इनके काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल आपने कंपाइलर के में सिंबल टेबल का नाम सुना होगा, सिंबल टेबल इन कंपाइलर। तो कंपाइलर के पास एक, जब कंपाइल करता है प्रोग्राम को, तो जितने सिंबल्स प्रोग्राम में हैं उनकी एक टेबल बनाता है, और वो टेबल में फिर टाइम टू टाइम टेबल को सर्च भी करता है ज़रूरत पड़ने पर, सिंटैक्स चेकिंग के ड्यूरेशन में। तो ये जो सिंबल टेबल है, जनरली हम इसे चाहेंगे कि ये फास्ट इंप्लीमेंट हो, क्योंकि सिंबल टेबल जितनी फास्ट होगी उतना ही कंपाइलेशन में कम टाइम लगेगा। सिमिलरली जो डेटाबेस में जो टेबल्स हैं वो भी डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर्स में आती हैं, टेबल्स इन डेटाबेस। तो आप जो टेबल में रिकॉर्ड्स का सेट बनाते हैं उनको में भी हम इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन करते हैं। और कई बार हम चाहते हैं कि हम इंसर्शन और डिलीशन, अपडेशन, ये जो ऑपरेशन है ये वेरी फास्ट हो, है ना। देन डायरेक्टरी जो है ओएस की, क्योंकि जब आप भी कोई भी फाइल ओपन करते हैं, सर्च करते हैं, तो डायरेक्टरी में सर्च होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सारी इन्फॉर्मेशन कौन सी फाइल कहाँ सेव है वो डायरेक्टरी आपकी ओएस की है, उसमें इंफॉर्मेशन मेंटेन रखता है। तो जब आप भी कोई भी फाइल ओपन करने के लिए कमांड देते हैं, तो एक डायरेक्टरी जो है आपकी ओएस की, वो अपनी डायरेक्टरी को एक्सेस करता है और वहाँ से उसे फाइल का फिजिकल एड्रेस, दैट मीन्स हार्ड ड्राइव में जो एड्रेस है वो मिलता है, और फिर फाइल ओपन होती है। ओके, तो वहाँ भी हमें लुकअप की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्टरी को अपडेट भी आप करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है टाइम टू टाइम, क्योंकि फाइल्स इंसर्ट भी होती हैं, नई फाइल ऐड होती हैं, डिलीट होती हैं, मूव होती हैं, एंड सो ऑन। इसके बाद मोबाइल्स में अगर आ जाएं या और एप्लीकेशंस में, तो एप्लीकेशंस मैनेजिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट, एंड लिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए लिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। फॉर एग्जांपल एक टेलीकॉम कंपनी के लिए, सॉरी कंप्यूटर्स लिख रहा हूँ मैं, कंज्यूमर्स। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हमें डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। नाउ ये जो टास्क है, हम चाहते हैं कि ये जो टास्क को हम एक डेटा स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं जिसमें हम इंफॉर्मेशन को रखें और उसमें सारे काम θ1 टाइम में कर पाएँ, कांस्टेंट टाइम में। ये हमारा गोल है। सो हमारा गोल क्या है कि हमें एक ऐसी डिक्शनरी एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें इंसर्ट, डिलीट, सर्च, जिसमें सर्च सबसे ज़्यादा मेन ऑपरेशन होता है, क्योंकि इंसर्शन डिलीशन में भी हमें सर्च करना पड़ता है, तो सर्च पहले होना चाहिए था, बट इंसर्शन, डिलीशन, सर्च एंड अपडेट, ये सारे ऑपरेशन मैं चाहता हूँ आइडियली कि कांस्टेंट टाइम में परफॉर्म हो। ओके, तो मेरा एप्लीकेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगा, है ना। ओके, तो ये मेरा टारगेट है जिसे मैं अचीव करना चाहता हूँ। तो इसको अचीव करने के लिए आपने देखा होगा कि हमने सॉर्टेड अरे की बात की। तो आप सॉर्टेड अरे मेंटेन कर सकते हैं। एक सॉल्यूशन इसके लिए है कि आप सॉर्टेड अरे ले लें और सॉर्टेड अरे में आप रिकॉर्ड्स को रखें। ना एक चीज़ और मैं बीच में यहाँ बताना चाहूँगा, जिसकी हम कई बार, जिसमें हम आगे डिस्कशन में बहुत यूज करेंगे, वो है कि यहाँ जब भी हम बात करेंगे तो हम जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है। ओके, सो कलेक्शन ऑफ, जैसे सिंबल टेबल में रिकॉर्ड होंगे, तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो हम जो डेटा स्ट्रक्चर ले रहे हैं वो कुछ रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। नाउ इसमें जो रिकॉर्ड की सिंटैक्स होगी, हम मान के चलते हैं कि हर रिकॉर्ड यूनिक होता है और वो यूनिक की के बेस पर डिसाइड होता है। तो इसमें रिकॉर्ड में 2 चीज़ें होंगी, एक तो होगी की और एक फिर एसोसिएटेड डेटा, जिसे हम सैटेलाइट डेटा बोलते हैं।
ओके, या समटाइम्स लोग मेटा डेटा भी बोलते हैं इसको। तो जो भी हम डेटा रखेंगे उसमें दो नोशंस होंगे, की एंड सैटेलाइट डेटा। तो सैटेलाइट एग्जांपल जैसे हो गया कि आपने मान लीजिए एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड बनाया एक, तो एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड में एक एट्रीब्यूट की होगा जो हर एम्प्लॉय के लिए यूनिक होगा, जिसे हम एम्प्लॉय आईडी बोलेंगे। डेटाबेस जैसा ही कॉन्सेप्ट है, एम्प्लॉय आईडी, एंड देन बाकी एम्प्लॉय का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, डेजिग्नेशन एंड सो ऑन। जो भी डेटा होगा वो एसोसिएटेड डेटा है, वो सैटेलाइट डेटा कहलाएगा। ठीक है, तो की मदद से हम सैटेलाइट डेटा को रिकॉर्ड करते हैं या एक्सेस करते हैं। डेटाबेस आप पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है। ओके, तो नाउ ये जो इन्फॉर्मेशन है हम अगर एक सॉर्टेड एरे में मेंटेन करते हैं, तो सॉर्टेड एरे के बारे में आपको मालूम है कि आप सर्च जो कर सकते हैं सॉर्टेड एरे में, वो लॉग एन टाइम में कर सकते हैं। सो लॉग एन इज ए काफ़ी फास्ट ऑपरेशन है, बट कॉन्स्टेंट टाइम नहीं है, बट लॉग एन टाइम में आप सर्च कर सकते हैं। बट इंसर्शन और डिलीशन का क्या है सॉर्टेड एरे में? इंसर्शन, डिलीशन ऑपरेशन और अपडेशन कैसे हैं? लीनियर है? नहीं याद है तो आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, ये तीन जो ऑपरेशंस है, इन सर्च केवल जो है आपका लीनियर है, सॉरी लॉगरिथमिक है, बाकी सारे लीनियर टाइम है ऑपरेशंस। ओके, सो दैट मीन्स ये फास्ट नहीं है। और दूसरा, एरे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ता है जब इंसर्शन डिलीशन करते हैं, जिसकी वजह से ये लीनियर हो जाता है। एक इसका दूसरा सॉल्यूशन था कि हम लिंक लिस्ट बना लें, एक अल्टरनेट था कि हम लिंक लिस्ट रख लें रिकॉर्ड्स की। सो लिंक लिस्ट में आपको मालूम है कि सर्च तो स्लो हो गई, इसमें लॉगरिथमिक टाइम में होती है, लॉग एन टाइम में, है ना। ऑन एवरेज करेंगे तो n/2 लिख सकते हैं आप। इसी तरीके से इंसर्शन जो है ना डिपेंड करता है लिंक लिस्ट में हम किस साइड से इंसर्शन कर रहे हैं। बट अगर हम मान लें हमेशा इंसर्शन हम शुरू में कर रहे हैं, तो इंसर्शन कैन बी डन इन कॉन्स्टेंट टाइम। ओके, तो ये ध्यान रखना, मैं यहाँ इंसर्शन के लिए कॉन्स्टेंट टाइम लिख रहा हूँ, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि कॉन्स्टेंट टाइम हो। ओके, यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इंसर्शन हमेशा लिंक लिस्ट में हम फ्रंट में कर रहे हैं, स्टार्टिंग में, बिगनिंग में। अगर आप एंड में कर रहे हैं तो अगर पॉइंटर नहीं है तो आपको लीनियर हो जाएगा ऑपरेशन। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि इंसर्शन हमेशा लिंक के बिगिनिंग में कर देते हैं, तो ये कांस्टेंट टाइम हो सकता है। बट लिंक लिस्ट में डिलीशन एंड सर्च लीनियर हैं, तो दैट मीन्स लिंक लिस्ट भी हमारे बहुत ज़्यादा पर्पज को सॉल्व नहीं करती है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। देन इसका एक अगला सॉल्यूशन जो हमने निकाला वो था बाइनरी सर्च ट्री। और बाइनरी सर्च ट्री की ब्यूटी क्या है कि इसमें सारे ऑपरेशंस लॉगरिथमिक हैं। दैट मीन्स इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्च, ऑल यू कैन डू इन लॉग एन टाइम। ठीक है, ऑन एवरेज। ओके, ध्यान रखना है ऑन एवरेज। आपको मालूम है कि कुछ केसेस में जब आपका इंसर्शन बाइनरी ट्री में वो सॉर्टेड ऑर्डर में की जा रही हैं, तो इंसर्शन की वजह से, सॉर्टेड ऑर्डर में आने की वजह से ट्री आपका स्क्यूड हो सकता है इस टाइप से, या तो लेफ्ट स्क्यूड हो जाएगा या राइट स्क्यूड हो जाएगा। तो आपका फिर ये जो टाइम है ये एक्चुअली लिंक लिस्ट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और सारे जो ऑपरेशंस हैं फिर वो लीनियर हो जाएंगे। ओके, सो बाइनरी सर्च ट्री की ये प्रॉब्लम थी, तो इसके लिए फिर समाधान क्या निकाला गया कि हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी ऐड कर दी गई, सो दैट ये जो सिनेरियो है ना वो ऑकर नहीं होगा। तो इसमें आ गए आपके फिर बैलेंस ट्री आ गए। सो बैलेंस ट्री में हमने एक ही डिस्कस किया है, बट देयर आर लॉट ऑफ बैलेंस ट्रीज। बैलेंस ट्री में क्या हो जाता है कि सारे ऑपरेशन सब लॉग एन में हो जाते हैं। सो ऑल ऑपरेशंस, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट एंड सर्च लॉगरिथमिक हो जाते हैं, क्योंकि अब ट्री की हाइट लॉग एन से ज़्यादा रहेगी नहीं, क्योंकि हमने हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी ऐड कर दी है। सो बैलेंस, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे बेटर हो, वी वांट टू हैव बेटर। तो अनदर सॉल्यूशन है डायरेक्ट एक्सेस टेबल। एक और डेटा स्ट्रक्चर है, वो है डायरेक्ट एक्सेस टेबल, DAT शॉर्ट में। नाउ
डायरेक्ट एक्सेस टेबल के केस में हमें कुछ अजम्पशन लेनी है। सो सबसे पहले हम एक सेट की बात करेंगे, यू। सो यू जो है इसे हम यूनिवर्स बोलते हैं, और यूनिवर्स क्या है, ये जो सेट है इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कीज दैट कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, सो यू क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कीज। यू इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कीज। नाउ तो इसकी एक काउंट होगी यू की, मतलब यू एक सेट है, तो अल्टीमेटली सेट है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो होंगे। सो लेट्स से दैट नंबर इज एम, दैट मीन्स हम इसको सेट के काउंट को ऐसे लिखते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ यू इज एम। ओके, तो जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं डायरेक्ट एक्सेस टेबल को, तो हम जनरली इसे एक एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। 0 एक, ये बुक का नोटेशन है आपका, डेट जो एल्गोरिथम डिजाइन बुक है उसका। सो 0 फर्स्ट लोकेशन हो गई और m-1 हो गई। दैट मीन्स वी वांट टू हैव ए टेबल। हम डायरेक्ट एक्सेस टेबल जब बनाते हैं, सो वी हैव ए टेबल, और टेबल में कई सारे आपके पास स्लॉट्स हैं या लोकेशंस हैं। एक स्लॉट में हम एक रिकॉर्ड रख सकते हैं। सो रिकॉर्ड का मतलब की प्लस सैटेलाइट डेटा। सो इसका इंडेक्स 0 एरे की तरह हो गया, ये इंडेक्स 1 एंड सो ऑन, और ये आखिरी इंडेक्स, सॉरी यहाँ नहीं लिखना है, मैं नीचे लिखना चाह रहा था, m-1। ओके, नाउ अब आपके पास जितने मतलब यू पॉसिबल कीज हैं उतनी ही लोकेशंस हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि की जिसकी वैल्यू 0 है, अगर की इक्वल टू 0 है तो आप उसे लोकेशन 0 पर रख दीजिए, के की वैल्यू 1 है तो वो लोकेशन 1 पर रख दीजिए एंड सो ऑन। सो आपके पास m कीज थी और m लोकेशंस हो गई, तो आप किसी भी आइटम को यूनिकली एक सबके लिए लोकेशन है, जो की वैल्यू है वही लोकेशन है सीधे सीधे, है ना। तो अब क्या होगा कि अब आप मान लीजिए K1 के बारे में पता करना चाहते हैं, K1 का रिकॉर्ड है जो की K1, ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है, वो एक रिकॉर्ड है आपके पास जिसमें की वैल्यू K1 है और आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, सीधे टी की K1 लोकेशन पर जाएंगे, दैट मीन्स टी K1 पर चले जाएंगे, है ना। सो दैट मीन्स आपको एरे में, आपको याद है कि डायरेक्ट एक्सेस होता है, तो आप एरे की लोकेशन को सीधे जाकर के कांस्टेंट टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एरे की लोकेशन 1 पर जाना है या लोकेशन 2 पर जाना है, लोकेशन 3 पर जाना है, तो आप जाकर के सीधे कांस्टेंट टाइम में एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो डायरेक्ट एक्सेस टेबल है, हालांकि मैंने आपको नोट्स शेयर करते हैं, उसमें एल्गोरिथम्स भी लिखी हुई है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। ओके, तो डायरेक्ट एक्सेस टेबल में सर्च अगर आपको करना है जैसे, तो आप सीधा क्या करेंगे, K1 अगर सर्च करना है तो टी K1 कर देना है। टी क्या है, एरे है, एरे के K1 लोकेशन पर चला जाना है, तो आपको कांस्टेंट टाइम में सर्च हो जाएगी, है ना। क्योंकि आपको मालूम है कि ये फॉर्मूले एक्चुअली लोकेशन के एड्रेस में कन्वर्ट होता है और ये कांस्टेंट टाइम में परफॉर्म हो जाता है। तो कांस्टेंट टाइम में आप सर्च कर सकते हैं। इंसर्शन करना हो तो जैसे आपको K2 की को पुट करना है इसमें, तो टी K2 लोकेशन पर जाकर के आइटम रख दीजिए, दैट मीन्स टी K2 पर जाइए और वहाँ पर लेट से जो रिकॉर्ड है वो आर के था, RK2, तो वो रिकॉर्ड को सीधा K2 लोकेशन पर जाके कॉपी कर दीजिए। तो आपका जो इंसर्शन है वो भी कांस्टेंट टाइम में हो गया, अपडेट करना है वो भी ऐसे ही कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, और डिलीशन भी कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। क्योंकि हमें जैसे ये एरे से डिफरेंट है, क्योंकि एरे में क्या होता था कि हम गैप नहीं रखते हैं, तो अब जब एरे में गैप क्रिएट होता है तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सेस टेबल है, तो इसमें गैप अलाउड है, अगर किसी लोकेशन पर कोई आइटम नहीं है तो नहीं होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो डायरेक्ट एक्सेस टेबल है, ये जो तीनों ऑपरेशंस, दैट मीन्स इंसर्शन, सर्च और डिलीट, कांस्टेंट टाइम में ऑफर करती है आपको, θ1 टाइम में। ओके, नाउ इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये थ्योरेटिकली तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली दिक्कत है इसमें। क्या दिक्कत है, क्योंकि जो पॉसिबल कीज हैं उनका साइज बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे हम मान लीजिए कि एक मोबाइल कंपनी है, ठीक है, यू हैव एक देयर इज ए मोबाइल कंपनी, और मोबाइल कंपनी अपने जो मोबाइल कस्टमर्स हैं, मोबाइल नंबर जिनको उन्होंने सिम सेल की है, उनका डेटा वो रखना चाहती है इसमें। तो मोबाइल कितने डिजिट का है, करंटली अगर हम 10 डिजिट का नंबर है, तो
10 डिजिट का नंबर होने की वजह से 10 टू दी पावर, क्योंकि एक 10 लोकेशंस हैं, इन पर वैल्यू, यहाँ 10 पॉसिबल वैल्यूज हैं, यहाँ भी 10 पॉसिबल है, 10 टू दी पावर 10 काफ़ी बड़ा नंबर है। इतने कस्टमर्स हो सकते हैं कंपनी के मैक्सिमम, है ना, पॉसिबल की जितनी होंगी। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि वो सारे कस्टमर्स जो ना एक ही कंपनी से, लेट से कंपनी C1 है, इससे अपना सिम खरीदते हो, लेकिन C1 को चूंकि अगर वो डायरेक्ट एड्रेस टेबल से इंफॉर्मेशन मेंटेन करना चाहते हैं तो उन्हें जितनी पॉसिबल कीज हैं उतने लोकेशंस का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो उन्हें एक टेबल बनाना पड़ेगी जिसमें इतने स्लॉट्स हों। कितने? 0 से या 1 से शुरू कर सकते हैं, लेट से नंबरिंग हम 1 से शुरू कर लेते हैं, तो 1 2 ऐसे करके एंड सो ऑन, और आखिरी जो स्लॉट होगा वो 10 टू द पावर 10 होगा, है ना। तो इतने स्लॉट्स उन्हें बनाना पड़ेंगे। नाउ अब आप देखेंगे कि ये जो डायरेक्ट एक्सेस है इसमें इंसर्शन डिलीशन सब तो कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी मेमोरी आपको रिक्वायर्ड होगी इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, क्योंकि और उसमें से जो ना स्पेस वेस्टेज कितना होगा, यू विल हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा, बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। और आप इसको पूरी इसको एरे में रखकर, जो जब आपको मालूम है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम इस पर लिखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अल्टीमेटली आपको डिस्क से रैम में लाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है ना वो रैम में प्रोसेस होते हैं। तो रैम में लाने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, पूरा लेकर के नहीं आइए, तो इसकी आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा कितना पीस जो ना रैम में रखना है हमेशा, सो दैट हम तुरंत एक्सेस कर पाएँ। लेकिन स्टिल इसमें जो पॉसिबल कीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो हम एक्चुअल की स्टोर करेंगे वो बहुत कम होंगे। तो डिपेंड करेगा कंपनी के कितने कस्टमर्स हैं। तो कंपनी के इतने सारे कस्टमर्स तो नहीं होंगे, सो लॉट ऑफ लोकेशंस विल बी वेस्टेज। ओके, सो इसमें यू का साइज जो है प्रैक्टिकली बहुत लार्ज हो सकता है, और जितनी एक्चुअली हम की स्टोर करेंगे वो काफ़ी कम होंगी। ओके, सो दिस इज द साइज ऑफ यू विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन एन, जहाँ पे एन क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ कीज या एक्चुअल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स that we would store. Okay, so that means direct address table ideally तो ठीक है, बट प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। ओके, अगर आपका पॉसिबल कीज का साइज स्मॉल है तो आप डायरेक्ट एक्सेस टेबल ले सकते हैं, और आपका उसमें सारे ऑपरेशंस फिर जो है आपके कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट टाइम हो जाएंगे। सो दैट इज़ द वेरी आइडियल स्ट्रक्चर। अगर ये वाला इशू नहीं होता कैपिटल यू का साइज का, तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन ये थ्योरेटिकल इंटरेस्ट की है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। तो अब इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है फिर? आपके पास की तो देखिए बहुत सारा, इसका साइज तो वो यू जो है साइज बहुत बड़ा होगा, लेकिन हम सारी की स्टोर नहीं करते हैं। तो अब इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हैश टेबल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हैश टेबल क्या करती है, इट इज ए फंक्शन एक्चुअली। सो हैश टेबल में हम एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे दैट इज कॉल्ड हैश फंक्शन, और हमारे पास एक टेबल होगी जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे। ओके, सो मे बी 0 स्लॉट 0 स्लॉट 1 स्लॉट 2 एंड सो ऑन एंड m-1, ठीक है। तो टोटल m जो है ना हमारे पास स्लॉट्स हैं या लोकेशंस हैं। नाउ इसमें जो यूनिवर्सल सेट है u, जो कि बताता है पॉसिबल नंबर ऑफ कीज। सो पॉसिबल नंबर ऑफ कीज लेट से n है, और n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m। लेकिन चूंकि आपको मालूम है हम सारी की स्टोर नहीं करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी कीज हैं, k1 k2 एंड सो ऑन, है ना। नाउ वी विल टेक ए फंक्शन, वी विल डिफाइन ए फंक्शन जो क्या करेगा h। सो h एक फंक्शन है जो क्या करेगा, h इज u टू 0 1 एंड सो ऑन m-1, ठीक है। सो ये क्या है, एक फंक्शन है, हैश फंक्शन एक फंक्शन है जो कि इस सेट u को, u में जो कीज हैं उनको इस सेट में मैप करता है, ठीक है। नाउ
कैसे करेगा मैप? सो एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं आप, यहाँ पर एक मॉड एम ले सकते हैं। मॉड एम, जनरली हम एम को एक प्राइम नंबर लेते हैं, तो ये जो स्लॉट्स हैं ये प्राइम नंबर में के काउंट में होंगे। ओके, मॉड एम एक फंक्शन है जो कि आपका हैश फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम की इनपुट करेंगे, दैट मीन्स यू से मैप करेगा ये। एक मिनट, मॉड एम जो कि यू से मैप करेगा 0 1 एंड सो ऑन m-1 में। ओके, सो जैसे मान लीजिए मॉड एम नहीं लिखेंगे, मॉड के लिखिए लेट से, ठीक है, मॉड के की आपको पास करेंगे। तो फंक्शन को लेट से जैसे k1 आपको आपकी की है जैसे आपको स्टोर करना है, तो आपने लिखा मॉड k1, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ मैं, k1 मॉड एम ऐसे लिखेंगे। सो जो लोकेशन आएगी वो कैसे निकालेंगे आप, k1 और मॉड एम। मॉड एम आपका फंक्शन है मॉड। ओके, सो एक आपको वैल्यू मिलेगी जो 0 से m-1 के बीच की होगी, तो जो भी मिलती है। सो लेट से वो लोकेशन आती है P, मान लेते हैं P लोकेशन है ना, एक काम करते हैं L लेते हैं, L विल बी द मोर सुटेबल काउंटर, L। ओके, तो जो भी लोकेशन L होगी उस पर जाकर के हम K1 वाला जो रिकॉर्ड है उसे रख देंगे। ओके, सिमिलरली K2 को स्टोर करना है तो K2 फिर से K2 मॉड एम करेंगे हम, और हमें दूसरी हो सकता है लोकेशन मिले L' तो हम L' पर जाकर रख देंगे। इट्स ऑन। नाउ अब ये जो हैश फंक्शन है इसके साथ एक प्रॉब्लम आ सकती है। क्या आ सकती है? आप हम लोग क्रिप्टोग्राफी में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या हो सकता है कि दो अलग अलग कीज के लिए जो लोकेशन का एड्रेस आ रहा है वो सेम हो, दैट मीन्स इट मे बी पॉसिबल कि L इक्वल टू L' हो, तो इसे हम बोलते हैं कोलिजन। ओके, सो आपका जो जो हैश फंक्शन है उसमें कोलिजन हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हैश फंक्शन के डेफिनेशन तो हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ हैश फंक्शन। जो आप एक हैश फंक्शन लेंगे उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये क्रिप्टोग्राफी में भी हमने डिस्कस की थी, एच जो हैश फंक्शन होगा, लेट्स हम उसे एच से ही रिप्रेजेंट करेंगे। सो एच मीन्स हैश फंक्शन, एच शुड बी क्विक एंड ईजी। क्विक का मतलब हो गया एफिशिएंट हो, मतलब कम टाइम में कैलकुलेट हो जाए, क्विक एंड ईजी टू कंप्यूट। ईजी का मतलब उसकी कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्स ना हो, ईजी टू कंप्यूट। दिस इज वन थिंग। तो ये एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी हम चाहते हैं कि एच शुड बी डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक से मतलब है कि जब आप एच को K1 पास करते हैं, एक बार आपने K1 पास किया तो आउटपुट में आपको L1 मिला, सपोज दैट, तो हमेशा जब भी आप एच को K1 पास करेंगे हमेशा आपको L1 ही मिलेगा, मतलब फिक्स आउटपुट होगा। डिटर्मिनिस्टिक की तरह बिहेव करेगा, अलग अलग आउटपुट नहीं देगा। तो जितनी भी एल्गोरिथम्स आपने पढ़ी हैं, हालांकि याद है आपको, सब डिटर्मिनिस्टिक होते हैं। सो दैट मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शंस, हम केवल डिटर्मिनिस्टिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं जिसके लिए इनपुट के लिए आउटपुट फिक्स हो। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है एच शुड बी यूनिफॉर्म। ये जो फंक्शन है ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। सो ये जो कंडीशन है यूनिफॉर्म, आप जानते हैं कि मतलब एच का जो वैल्यूज हैं, तो आप क्या एच फंक्शन क्या कर रहा है, जो आपकी कीज हैं, जो K1 K2 जो बहुत सारी कीज हैं, उनको इन लोकेशन पर वो असाइन करता है। तो ये जो असाइनमेंट है ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। सो दैट मीन्स एच का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। सिंपल शब्दों में कहें तो अगर मान लीजिए आपकी कीज 2M है और लोकेशन M है केवल आपके पास, तो अगर हैश फंक्शन क्या करे, हर लोकेशन पर
मतलब दो की को मैप करे, केवल दो से ज़्यादा मैप ना करे, एग्जैक्टली टू की मैप करे, आइडियली एग्जैक्टली टू की मैप करे। लेकिन आइडियली ऐसा हैश फंक्शन यूनिफॉर्म नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट है एग्जैक्टली आइडियल यूनिफॉर्म हैश फंक्शन। लेकिन हम इसे एक हैश फंक्शन बना सकते हैं जो यूनिफॉर्म जैसा बिहेवियर शो करे, ठीक है। लेकिन हम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, बिलीव मी, कि एक ऐसा हैश फंक्शन जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शो करे, वो ऐसा हैश फंक्शन बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा हो सकता है कि एक लोकेशन पर वो K1 K2 K3 को मैप करता है, दूसरी लोकेशन पर केवल एक ही की को मैप करता है, किसी एक लोकेशन पर एक भी को मैप नहीं करता है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके के फंक्शन को नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है आपकी कि आपका जो हैश फंक्शन है वो यूनिफॉर्म हो, मतलब ये जो कीज को इन लोकेशंस पर यूनिफॉर्मली बांटे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप 10 बच्चे हैं और आपके पास 20 टॉफ़ी है, तो जब आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप हर बच्चे को 2-2 टॉफ़ी देंगे। जब आप मैनुअली कर रहे हैं तो सारे बच्चों को सेम नंबर ऑफ टॉफ़ीज मिलेंगे, दैट मीन्स दिस इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आपने 10 बच्चों के बीच में टॉफ़ीज को ऊपर हवा में उछाल दिया और बच्चों से कहा ले लो, लूट लो, तो उसमें क्या होगा, जो कुछ बच्चों को ज़्यादा टॉफ़ी मिलेगी, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना, किसी को कम मिलेंगे, किसी को ज़्यादा मिलेंगे, तो नंबर वेरी करेगा। तो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो आपका जो टॉफ़ीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये डिजायरेबल है कि हैश फंक्शन आपका नॉन यूनिफॉर्म हो। तो ये प्रॉपर्टीज हालांकि हम क्रिप्टोग्राफी में बात कर चुके हैं, फिर भी आई थॉट टू रिपीट दैम, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी में कुछ हम और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी हम लोगों ने। जैसे इन्वर्टिबल, हमें यहाँ इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है या है उससे कोई मतलब नहीं है। क्रिप्टोग्राफी में हम चाहते हैं कि एच इनवर्स कंप्यूट करना डिफिकल्ट हो, क्योंकि तो वो क्रिप्टोग्राफी की नीड थी, लेकिन यहाँ हमारी वो ऐसी नीड नहीं है। तो आज हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हैशिंग के और कॉन्सेप्ट्स हैं फर्दर वो डिस्कस करेंगे।